नमस्कार। हिस्ट्री सेल के यूट्यूब चैनल पर आप सब दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं तुषार गांधी। चलिए आज देखते हैं गांधीनामा का तीसरा एपिसोड। इस एपिसोड में हम देखेंगे बैरिस्टर M.K. गांधी की घर वापसी, प्रायश्चित, दिल तोड़ने वाला दुख और वकालत करने की एक नाकामयाब कोशिश, और अंग्रेज़ों के हाथों पहला अपमान और उस अपमान का विष पी जाने की सलाह, और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में काम करने की का एक न्योता और दक्षिण अफ्रीका के लिए प्रहार। विलायत में बैरिस्ट्री करने के बाद इनर टेम्पल में बार काउंसिल में एडमिशन लेकर बैरिस्टर M.K. गांधी तुरंत लंदन की गोदी में पहुंचे और भारत जाने वाले पहले जहाज़ में केबिन बुक करवाकर घर वापसी का प्रयास आरंभ कर दिया। उनके मन में बहुत तमन्ना थी। घर लौटकर सबसे पहले वो अपनी माता के चरण छूकर पुतलीबा को ये बताने वाले थे कि उनके बेटे ने उनको दिए हुए सारे वचन निभाए थे बड़ी निष्ठा के साथ, और कहीं पर भी त्रुटि नहीं आने दी। और फिर बैरिस्टरी का काम करके अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने का उन्होंने ठाना था, क्योंकि गांधी परिवार की आखिरी आशा मोहन थे। बड़े दो भाइयों की पढ़ाई ना होने के कारण उन्हें कोई वरिष्ठ नौकरी मिलने की गुंजाइश नहीं थी, और इसीलिए मोहन को विलायत से बैरिस्टरी करने भेजा था। और वो करके मोहनदास वापस आकर परिवार के तरफ की अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा, ऐसी आशा लगाए पूरा परिवार बैठा था। घर वापसी के सफ़र में मोहन को ये पता नहीं था कि बम्बई की गोदी पर उतरते ही उनको एक दर्दनाक समाचार मिलने वाला था जो दिल तोड़ देता उनका। अपने परिवार से मिलने बहुत ही उत्सुक मोहनदास बम्बई की गोदी में उतरे। उनके बड़े भाई उनको लेने वहाँ आए थे। तो मोहन जहाज़ में से उतर के जाके बड़े भाई के पैर छूता है, और आशीर्वाद के साथ साथ उसे ये समाचार मिलता है कि माता पुतलीबा अब नहीं रही। मोहन टूट जाता है। वहीं पर बहुत शोकातुर आक्रांत करते हैं, रोते हैं दोनों भाई मिलकर। फिर बड़े भाई उनको कहते हैं कि माँ की आखिरी इच्छा थी कि समाज के साथ सुलह कर ले, समाज की माफ़ी मांग ले, शुद्धिकरण की सारी विधियाँ कर ले, और जो भी जुर्माना जो भी दंड हो वो भर के समाज में भी एक बार फिर से वापसी करके क्षमा याचना करके समाज का एक अंग बन जाए। दोनों भाई भारे दिल से नासिक में त्र्यंबकेश्वर जाते हैं और वहाँ अपनी माँ का तर्पण करते हैं, उनकी अंतिम विधियाँ करते हैं, और साथ ही में मोहन की शुद्धिकरण की विधियां भी करवाते हैं। और ये सब होने के बाद मोहनदास आखिर में राजकोट पहुंचते हैं अपने घर, और अपनी पत्नी कस्तूर से मिलते हैं। पत्नी कस्तूर और दो बेटे, उनकी जिम्मेदारी, अब वो परिवार गांधी का परिवार बड़ा है, ये जिम्मेदारियां भी मोहन ने उठानी है। पर राजकोट पहुंचने के बाद मोहन परिवार को विदेशी आदतें डालने में, विदेशी तौर तरीके सिखाने में, विदेशी रहने के तरीके सिखाने में व्यस्त हो जाता है। बच्चों को जूते पहनाकर, बच्चों और घर के सारे लोगों को जूते पहनकर चलने की ज़बरदस्ती वो करता है। नीचे बैठकर, आसन पर बैठकर खाने की प्रथा को वो बहुत
उसकी निंदा करता है और कहता है कि भाई जो सिविलाइज्ड लोग हैं वो तो डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं और डाइनिंग टेबल जो अपने साथ लाए होते हैं वो लगाकर कुर्सी टेबल पर खाने की आदत सबको डालने लगते हैं। परिवार को कांटे छुरी से खाने की ट्रेनिंग देने लगते हैं और इसी में समय बिताते रहते हैं। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। शुरुआत में तो मोहन की घर वापसी का आनंद सबको होता है, तो धीरे धीरे सबको चिंता होने लगती है कि विलायती वकील प्रैक्टिस कब शुरू करेंगे, आमदनी कब होगी, घर के लिए कुछ कमाई कब आएगी और सर पे चढ़ा हुआ कर्ज कब वापस किया जाए। आखिर में कस्तूर अपने पति को याद दिलाती है कि उन्होंने कमाना शुरू करना चाहिए और मोहन को भी ये समझ आती है कि नहीं, अब उसने परिवार की जिम्मेदारी उठाना ज़रूरी है और वो बम्बई के लिए रवाना होते हैं। बम्बई में वकील का दफ्तर शुरू करते हैं और तैयारी करने लगते हैं कि कोई मुवक्किल मिल जाए और उनकी वकालत की प्रैक्टिस शुरू करें। चंद महीनों में उनको एक मुस्लिम बेवा का केस मिलता है जो जायदाद के लिए अपने रिश्तेदारों से लड़ रही होती है और मोहन उनकी वकालत कबूल करते हैं, उनका ब्रीफ कबूल करते हैं और कोर्ट में अपील फाइल करते हैं। प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट में बम्बई में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है कि विलायती वकील साहब अपना पहला केस लड़ने के लिए कोर्ट में हाजिर होने वाले हैं और जो तारीख पड़ती है उसके पहले दिन उस कोर्ट का पूरा बार काउंसिल और बम्बई के कई प्रतिष्ठित वकील विलायती वकील कैसे पेश आता है वो देखने के लिए उस कोर्ट रूम में जमा होते हैं। कोर्ट रूम ठसाठस भरा होता है। बैरिस्टर M.K. गांधी अपने मुवक्किल के साथ, अपने कागजातों के साथ और किताबों का ढेर उठाए कोर्ट रूम में आते हैं। कोर्ट रूम का माहौल देख के उनको थोड़ी नर्वसनेस लगती है, घबराहट लगती है। जब तक उनका केस बुलाया जाता है तब तक वो घबराहट बढ़ती जाती है और जब उनका केस बुलाया जाता है और जज साहब के सामने अपना केस पेश करने के लिए बैरिस्टर M.K. गांधी खड़े होते हैं तो उनकी जीभ तलवे से चिटक जाती है। वो मे इट प्लीज योर ऑनर भी बोल नहीं सकते। कई लम्हों तक लड़खड़ाती हुई जीभ से हकलाता हुए वो बोलने की कोशिश करते हैं और उनकी घबराहट बढ़ती जाती है। उनके पैर कांपने लगते हैं, पसीने छूट जाते हैं और आखिर बहुत कोशिश करने के बाद घबराहट इतनी हद तक बढ़ जाती है कि अपने क्लाइंट, अपनी ब्रीफ, अपनी किताबें सब छोड़कर कोर्ट रूम में से डर के मारे बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी भाग जाते हैं। उस दिन उस कोर्ट रूम में हिंदुस्तानी वकील वल्लभ भाई पटेल, जो कुछ काम से वहाँ आए होते हैं, वो भी हाजिर होते हैं विलायती वकील के कारनामे देखने के लिए और पहली बार उनके मस्तिष्क पर मोहनदास करमचंद गांधी की कोर्ट से भाग जाने वाला डरपोक वकील की छवि घर कर जाती है। मोहनदास करमचंद गांधी की वकालत की प्रैक्टिस का खात्मा इसी के साथ हो जाता है। इस पराजय के बाद डर के मारे भागे हुए वकील को अब कौन अपनी ब्रीफ देता है? कुछ महीने ऐसे ही खाके करता हुआ बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी बैरिस्टर विदाउट ब्रीफ
की पहचान से जाना जाता है। और आखिर में कारोबार समेटकर फिर से नाकामयाब हताश मोहनदास राजकोट लौट आते हैं। परिवार की सारी आशाएं टूट जाती हैं। पर मोहनदास गांधी लिखने में माहिर थे। लीगल भाषा पर उनकी बहुत बड़ी पकड़ थी और इसलिए राजकोट में वो ब्रीफ लिखने का, पिटिशन लिखने का, ऑफिशियल लेटर्स, पत्र व्यवहार लिखने का कारोबार करने लगते हैं और उसमें से कुछ आमदनी होने लगती है। लेकिन वो काफ़ी नहीं है इतने बड़े परिवार के लिए, और जो उनकी पढ़ाई लिखाई पे कर्जा लिया गया वो वापस करने के लिए ये काफ़ी नहीं है। उन्हीं दिनों एक वाकया होता है। सौराष्ट्र काठियावाड़ का जो रेसिडेंट होता है, ब्रिटिश रेसिडेंट होता है, उससे कुछ मामूली ताल्लुकात मोहनदास के उनके विद्यार्थी काल में लंदन में हुए होते हैं। 2-3 बार वो मिले होते हैं दूसरे को। मोहनदास के चचा उनके पास आते हैं और कहते हैं कि मेरे बेटे को पोरबंदर का दीवान नियुक्त करना है। ये रेसिडेंट साहब को तुम जानते हो, तो उनके पास जाकर उनसे सिफारिश करके मेरे बेटे की नौकरी कायम करवा दो। मोहन को भी लगता है कि हाँ, मैं इनको जानता हूँ, बात तो कर ही सकता हूँ उनसे। तो अपॉइंटमेंट लेते हैं और नियुक्त दिन और वक्त पर रेसिडेंट साहब के दफ्तर में पेश हो जाते हैं। जाकर मोहनदास जिस तरह से लंदन में उनके साथ एक रिश्ता बना होता है उसी तरह से पेश आते हैं। पर रेसिडेंट बने गोरे के तेवर बदल गए होते हैं और उसे बहुत गुस्सा आता है कि एक कूली मेरे साथ बराबरी की हैसियत से बात कर रहा है। तो वो मोहन को फिटकार देता है। गुस्सा होकर उसे अपने दफ्तर से बाहर निकाल देता है। और उन दिनों एक प्रचलित शिक्षा होती थी। अंग्रेज अफसरों को नाराज करने वाले जो देशी होते थे, भारतीय होते थे, उनको दोपहर की कड़ी धूप में खुले में नंगे सर खड़ा कर दिया जाता है 2-3 घंटे के लिए, और इस सजा को लाल तंबू कहा जाता है। रेसिडेंट साहब मोहन को भी लाल तंबू की सजा लगाते हैं, फिटकारते हैं, और सबके सामने बेइज्जत होते हुए मोहनदास को दोपहर की प्रखर गर्मी में सूरज के नीचे 2 घंटे खड़े रहने की सजा होती है। बैरिस्टर M.K. गांधी को इस बात का बहुत गुस्सा आता है कि इस अभद्र तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया, उनका अपमान किया गया, और वो ठान लेते हैं कि वो इस बदतमीज़ अंग्रेज़ अफसर के खिलाफ बदनक्षी का दावा लगाएंगे, गैर व्यवहार का केस मुकदमा लड़ेंगे। उन्हीं दिनों फिरोज शाह मेहता काठियावाड़ के दौरे पे आए होते हैं। मोहनदास जाके उनको मिलते हैं, उनके साथ घटी घटना बताते हैं और फिरोज शाह मेहता से अपील करते हैं कि मेरा केस आप लड़िए और मुझे न्याय दिलवाइए, मेरी बदनक्षी का बदला लीजिए। फिरोज शाह मेहता सुन लेते हैं और कहते हैं, यंग मैन, हमें सबको ऐसे व्यवहार की आदत डालनी पड़ती है। ये अंग्रेज़ हम सब के साथ कभी न कभी इसी तरह से बदतमीजी से पेश आते हैं। तुम अगर इस रेसिडेंट के इस खिलाफ मुकदमा करोगे, अगर उसे हरा भी दोगे, तो आजीवन उसको अपना शत्रु बना दोगे। और याद रहे कि वकालत की प्रैक्टिस तुम्हें उसी की कोर्ट में करनी है, वो कभी तुम्हें माफ़ नहीं करेगा और तुम्हारे साथ न्याय नहीं करेगा।
और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे मुवक्किलों के साथ भी अन्याय होगा। तो मेरी राय मानो और ये अपमान के घुट पी जाओ, इस विष को हजम कर लो। हमको सबको ये करना पड़ता है। तुम्हारी भलाई और तुम्हारी मुवक्किलों की भलाई इसी में है। मोहन को ये राय पसंद नहीं आती है, लेकिन वो समझता है कि ये कहा जो है वो ठीक ही कहा है, और अपमान का विष पी लेता है, लेकिन उसके दिल में रंजिश बनी रहती है। वहां उसके ससुर मक्खन जी कापड़िया, जिनका कारोबार देश विदेश में फैला होता है, उनके पास उनके एक जानकार शेख अब्दुल्ला की सिफारिश आती है, गुजारिश आती है कि उन्हें अंग्रेज़ कानून पढ़ा हुआ गुजराती वकील चाहिए, जो अंग्रेज़ी कानून भी समझे और गुजराती हिसाब और धंधा करने के तरीके भी समझता हो, क्योंकि उनके भाई के साथ एक व्यापारी झगड़े में उनके ब्रिटिश वकीलों को उनके हिसाब करने का तौर और धंधा करने का तरीका समझाने वाला कोई भरोसे लायक हिंदुस्तानी वकील, गुजराती वकील उनको चाहिए होता है। ससुर को याद आता है कि जमाई बेकार है, कोई काम नहीं है उसके पास, तो ये उसके लिए बहुत पर्याप्त नौकरी हो जाएगी। 1 साल की नौकरी होती है, लेकिन कुछ ना करने से 1 साल की कमाई बेहतर है, ये सोचकर ससुर अपने जमाई का नाम भेज देते हैं और जमाई मोहन की सिलेक्शन हो जाता है। अब्दुल्ला सेठ मोहन को बुला लेते हैं। मोहन भी बहुत खुश होता है कि नौकरी मिली और विदेश जाने का एक और अवसर प्राप्त हुआ। वो कबूल कर लेता है ये नौकरी और 1 साल के लिए दक्षिण अफ्रीका में डरबन जाने के लिए वो राजकोट से रवाना होता है। बीवी, 2 बच्चे और परिवार को छोड़ के जाता है। सबको खुशी होती है कि चलो नौकरी मिली। कस्तूर को ये चिंता अवश्य होती है कि 1 साल की ही नौकरी है, उसके बाद फिर से ये समस्या खड़ी हो जाएगी और 1 साल की कमाई में लिया हुआ कर्जा चुकता नहीं होगा। लेकिन ये सब के बावजूद मोहन बम्बई से डरबन साउथ अफ्रीका के लिए एक जहाज़ में रवाना होते हैं, अपनी ज़िंदगी का एक और चैप्टर, एक और अध्याय शुरू करने के लिए। उसे पता नहीं होता कि उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो उसे एक सामान्य वकील में से एक लोकनायक बना देगा। अगले एपिसोड में मोहन के दक्षिण अफ्रीका के जीवन के बारे में मुझसे सुनिएगा। देखते रहिए YouTube पे हिस्ट्री सेल का चैनल। मैं तुषार गांधी, गांधीनामा के साथ मिलते हैं अगली दफ़ा। नमस्कार।